हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चों, इस क्लास को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में बात करना चाहेंगे, जहाँ पर हमने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लिया था कि हर्शे और चेज ने बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। फिर हमने देख लिया कि जेनेटिक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसमें डीएनए काफ़ी आगे था किससे? आरएनए से। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, वो बात करेंगे किसके बारे में? आरएनए के बारे में। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाइए बेटा आरएनए वर्ल्ड। क्या लगाएंगे बेटा? आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, हम लोग कहाँ चलेंगे बेटा? हम लोग चलेंगे सर आरएनए की दुनिया में। ठीक है, अब आरएनए वर्ल्ड में हमें क्या सीखना है? हमें ये देखना है कि जब नेचर ने जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व किया होगा, तो क्या वो तुरंत ही उसने डीएनए बना दिया? नहीं, जब उसने जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व किया ना, तो पहले उसने बनाया होगा आरएनए को। ठीक है, बिकॉज आरएनए एक ऐसा मटेरियल था जो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकता था। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी बेटा कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी और उसमें रिपेयर मैकेनिज्म नहीं था। ठीक है, तो इन सब के ना होने के कारण फिर आरएनए से क्या इवॉल्व करना पड़ा नेचर को? डीएनए इवॉल्व करना पड़ा। तो हम यहाँ पर एक बात लिख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी ये साफ साफ कहती है द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व्ड इज आरएनए। तो क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहली बात, द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज आरएनए। आरएनए क्या था बेटा? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। आरएनए कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। आरएनए कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। आरएनए क्या कर सकता था बेटा? कई सारे काम कर सकता था, यानी ये कई फंक्शन परफॉर्म कर सकता था। आरएनए कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्या है बेटा? आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड है। ठीक है, ये क्या है आपका? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए क्या कर सकता है? क्या आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर सकता है? आरएनए कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल। ठीक, फॉर एग्जांपल इन सम वायरसेस, कुछ वायरसेस में आरएनए क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल का काम कर सकता है। आरएनए दूसरा काम क्या कर सकता है बेटा? दूसरा काम ये एडेप्टर का काम कर सकता है। तीसरा काम क्या कर सकता है बेटा? तीसरा काम एक कैटलिस्ट का कर सकता है। ठीक है, चौथा काम क्या कर सकता है बेटा? चौथा काम ये स्प्लाइसिंग का करता है। स्प्लाइसिंग क्या होता है सर? स्प्लाइसिंग का मतलब एक आरएनए दूसरे आरएनए को कट कर सकता है। ठीक है, तो क्या कर सकता है बेटा? स्प्लाइसिंग का काम कर सकता है। और क्या कर सकता है बेटा? कैन मेक इट्स ओन कॉपी। मेक इट्स ओन कॉपी, यानी वो क्या कर सकता है बेटा? अपनी कॉपी भी बना सकता है। तो ये क्या कर सकता है बेटा? मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो आरएनए कैन परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया बेटा? देखो, सबसे पहली बात है कि वो अगर कैटलिस्ट के जैसे काम कर सकता है, तो यानी कि वो स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं है और केमिकली भी स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो हम नेचर को क्या ज़रूरत पड़ी कि कोई एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल इवॉल्व किया जाए, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल में क्या होती है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। अगर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन चेंज हुई, तो पूरा का पूरा क्या होता है बेटा? जो एक्सप्रेशन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, जो एक्सप्रेशन होता है, यानी जो प्रोटीन बनती है ना, वो भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। ठीक, जिसकी वजह से कैरेक्टर क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। तो नेचर ने किसको इवॉल्व किया बेटा? आरएनए से उसने क्या इवॉल्व किया? डीएनए। ठीक है, इसने क्या इवॉल्व किया बेटा? डीएनए। डीएनए कैसा था? वो बेटा डबल स्ट्रैंड था। आरएनए से उसने क्या इवॉल्व किया बेटा? डीएनए इवॉल्व किया, और डीएनए कैसा था? डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर था। डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, अब आरएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा? तो देखिए, आरएनए के अंदर एक शुगर होती है बेटा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि राइबोज शुगर होती है, जिसके सेकेंड कार्बन पर एक OH होता है। तो उस सेकेंड कार्बन पर इसने क्या किया? इवॉल्व करने के लिए ऑन सेकेंड कार्बन ऑफ राइबोज शुगर
वन ऑक्सीजन एटम क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, एक ऑक्सीजन कम कर दिया गया, तो इसकी शुगर जो अभी राइबोस थी ना, अब वो क्या बन गई, डीऑक्सी राइबोस बन गई। ठीक है, क्यों हटा दिया, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, क्योंकि वही वो OH ग्रुप था ना जो इस आरएनए को ज़्यादा लेबाइल बना रहा था, यानी किसी और ग्रुप से अफिनिटी शो करने के लिए, और ग्रुप से रिएक्शन करने के लिए उसको लायक बना रहा था। तो जब उसी लायक वाली चीज़ को हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, अब वो लायक नहीं रहेगा। जब लायक नहीं रहेगा तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, यानी वो केमिकली क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो इस सेकेंड कार्बन पर, राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन हटा के आरएनए ने अपनी शुगर को डीऑक्सीराइबोस में चेंज कर लिया और क्या बना दिया बेटा, उसको केमिकली स्टेबल बना दिया। अब बात थी किसकी, अब बात थी बेटा स्ट्रक्चरली स्टेबल बनाने की। स्ट्रक्चरली स्टेबल बनाने के लिए आरएनए ने अपने आप को क्या किया, एक अपने स्टैंड की एक कॉपी बना के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर इवॉल्व किया, जिसको हमने क्या नाम दिया, डीएनए नाम दिया। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ से क्या इवॉल्व हुआ, यहाँ से इवॉल्व हुआ डबल स्ट्रैंड। इस आरएनए ने डबल स्ट्रैंड इवॉल्व करके और उनके बीच में क्या बना के बेटा, दोनों जो डबल स्ट्रैंड है उनके बीच के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ना, उनके न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा दी, यानी न्यूक्लियोटाइड्स का जो आपका नाइट्रोजनस बेस था उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा के उसको क्या बना दिया, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आरएनए से क्या इवॉल्व हुआ, डीएनए इवॉल्व हुआ। आरएनए से डीएनए क्यों इवॉल्व हुआ, क्योंकि आरएनए के पास स्टेबिलिटी नहीं थी। कैसी स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी ऐसी नहीं थी कि उसके पास ना ही केमिकल स्टेबिलिटी थी, ना ही स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी थी। अच्छा, अब कॉपी बनाना क्या था, आरएनए के लिए थोड़ा सा मुश्किल था। आरएनए से डीएनए बनता, डीएनए से फिर क्या बनता था, आरएनए बनता था। लेकिन डीएनए की कॉपी बनाना ईजी होता है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बन जाता है। ठीक है, अब एक बात बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, आरएनए के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म नहीं था। अगर कोई न्यूक्लियोटाइड गड़बड़ जगह लग गया ना तो फिर उसका रिपेयर नहीं हो सकता था, बट डीएनए में क्या होता है, रिपेयर मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पर एक और मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ, क्या था वो, रिपेयर मैकेनिज्म। और इस रिपेयर मैकेनिज्म ने डीएनए को क्या बनाया, डीएनए स्ट्रक्चरली स्टेबल हो गया, स्ट्रक्चरली स्टेबल हो गया। तो एज ए कंक्लूज़न हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर एज ए कंक्लूज़न क्या लिखा जा सकता है, कंक्लूज़न यह लिखा जा सकता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये बात एक्सपेरिमेंटली सिद्ध हो गई है। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूवन दैट, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ प्रूवन दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है बेटा, जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए भी कुछ जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम कर सकता है, कहाँ पर, कुछ वायरसेस में। ठीक है, तो आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा, आरएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल, कैन बी जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। ठीक है, और क्या कह सकते हैं बेटा, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा आरएनए है वो डीएनए से केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं था। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं ना कि डीएनए इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल ड्यू टू देयर रिपेयर मैकेनिज्म एंड डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। उनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और रिपेयर मैकेनिज्म होता है, इस वजह से वो क्या होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं, तो डीएनए इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल ड्यू टू their double strand structure, due to their double strand structure and repair mechanism। ठीक, अपने रिपेयर मैकेनिज्म के कारण और डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर के कारण डीएनए क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, और आरएनए के अगेंस्ट, आरएनए से ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन करने का रीज़न क्या था बेटा, ये रिपेयर मैकेनिज्म था। बिकॉज आरएनए डज नॉट हैव रिपेयर मैकेनिज्म, सो आरएनए इज स्ट्रक्चरली नॉट स्टेबल। ठीक है, तो एक लास्ट वाला क्या लिख सकते हैं,
RNA does not have repair mechanism, that's why RNA is not structurally stable. RNA does not have repair mechanism, that's why RNA is not structurally स्टेबल। ठीक है, तो ये बात थी क्या बेटा, ये बात थी हमारे आरएनए वर्ड की, जहाँ पर हमने सीखा कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन था, उससे कैसे डीएनए इवॉल्व हुआ, क्यों इवॉल्व हुआ, ये बात हमने समझ ली बेटा। ठीक है, किसमें, आरएनए वर्ल्ड में। अब हम लोग बेटा अगला टॉपिक जो करने जा रहे हैं वो कौन सा है बेटा, वो है हमारा अब डीएनए से डीएनए बनाने का प्रोसीजर, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन में। चलिए आप लोग हेडिंग डालिए बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, एक मिनट ज़रा चेक करने दो बेटा, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनाने की प्रक्रिया को, यानी कॉपिंग ऑफ डीएनए, यानी एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हो आप, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हो। बिफोर वी स्टडी डीएनए रेप्लिकेशन, हमें क्या समझनी है, हमें कुछ बेसिक टर्म समझनी है, किसके रिलेटेड, डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी बात लिखते हैं, सम बेसिक टर्म्स, सम बेसिक टर्म related to डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेट करती हुई हमारे पास क्या है, कुछ टर्म्स हैं, पहले उनको सीख लेते हैं। पहला टर्म जो है बेटा वो है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, अब क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, आइए देखते हैं। मेरे पास एक डीएनए है बेटा जो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में है। ठीक, ये डीएनए है जो कैसे स्ट्रक्चर में है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पर लिखता हूँ ये क्या है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। क्या है बेटा, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में हमें क्या कराना है, रेप्लिकेशन कराना है, यानी इसकी एक और कॉपी बनानी है। तो जब भी डीएनए की एक और कॉपी बनानी होगी ना, तो पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, इनको एक दूसरे से ऐसे अलग कर दिया। ठीक है, अलग करने के बाद क्या हुआ, अलग करने के बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंड जो था डीएनए का वो ओपन हो गया है। डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ओपनड। क्या हो गया बेटा, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू, यहाँ पर जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है, उनकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, एक नया स्ट्रैंड बनेगा ऐसे। ठीक है, इसको देखते हुए यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बनेगा, यानी कि डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू एक नया स्ट्रैंड बना सकते हैं। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर क्या होगा, इसको देखकर ये बना, इसको देखकर ये बना, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर एक डीएनए ऐसा मिल जाएगा आपको। ठीक है, जिसमें एक स्ट्रैंड पुराना होगा और एक स्ट्रैंड नया होगा, एक स्ट्रैंड पुराना और एक नया, इसमें भी एक पुराना स्ट्रैंड है और एक क्या है, नया स्ट्रैंड है। तो देखो इस डीएनए की कॉपी तो हो गई, यहाँ पर दो डीएनए तैयार हो गया। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये कॉपीड डीएनए है। ठीक, लिखता हूँ ऐसे, टू न्यू कॉपी ऑफ डीएनए, टू न्यू कॉपीज ऑफ डीएनए।
बट इन दो नई कॉपीज ऑफ डीएनए में एक डीएनए क्या है बेटा, पुराना है, तो क्या लिखेंगे इसको, ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड। ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग पेरेंटल स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। क्या कह रहे हैं इसको, पेरेंटल स्ट्रैंड भी कह रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं न्यू डीएनए स्ट्रैंड, न्यू डीएनए स्ट्रैंड। वही सीन बेटा इस वाले के साथ भी है। तो यहाँ पर बात ये है कि जो एक नया डीएनए है ना, उसमें सेमी का मतलब आधा, कंजर्व का मतलब होता है बचाना, यानी नए डीएनए में पुराने डीएनए को कितना बचाया गया है, आधा बचाया गया है। देखो नए डीएनए में पुराने डीएनए को कितना बचाया गया है, पुराना डीएनए ये ब्लैक वाला है, कितना बचाया गया है बेटा, आधा बचाया गया है। तो यानी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए का मतलब ये हुआ कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन होने के लिए डीएनए ओपन होगा तो एक नए स्ट्रैंड के साथ क्या आएगा बेटा, एक पुराना स्ट्रैंड आएगा, ठीक है। तो जब भी एक डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए ओपन होगा तो नए डीएनए में एक स्ट्रैंड नया और एक स्ट्रैंड क्या होगा, पुराना होगा, ठीक है। तो ये बात है बेटा, इसी को आप क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, यानी ऐसा रेप्लिकेशन जिसमें एक डीएनए से जब दो नया डीएनए बनता है तो नए बने डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना होता है और एक क्या होता है, नया होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। यहाँ तक बात समझ आई हो बेटा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर बेटा क्या होता है सेमी कंजर्वेटिव। तो लिखो whenever DNA get open, and new copies of DNA is formed, and new copies of DNA are formed, then each copy of DNA have an old strand and a new strand. Then each copy of DNA have one new strand and one old or parental strand, ठीक। ये बात किसकी है बेटा, ये बात है आपके सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा। अब यहाँ तक बात क्लियर हुई हो तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो और फिर फटाक से नोट करो। देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नई चीज़ सीखते हैं। नई चीज़ हमारी क्या है, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो अगर कहो तो इसी में लिख देते हैं। चलो यहाँ पर लिखता हूँ बेटा मैं, जगह नहीं बच रही यार, आप स्क्रीनशॉट ही करो फिर मैं रफ करता हूँ उसको। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ बेटा एक बात कहनी थी आपसे कि हो सकता है कि एक दो दिन में ना आपका सिलेबस थोड़ा सा तेज़ पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर तक कोशिश यही है कि दिसंबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। क्लास 12 का पूरा सिलेबस दिसंबर तक करने की पूरी कोशिश है। तो हो सकता है कि पर डे आपको 2 क्लासेस मिलें, ठीक है। हो सकता है कि क्लासेस लंबी भी हो जाएं, एक ही क्लास मिले और वो क्लास लंबी हो। वो क्लास आपको अब ज़रूरी नहीं है कि वो रात में 8 बजे ही मिलेगी, हो सकता है मॉर्निंग में 6 बजे भी मिल सकती है, 6 या 7 बजे 8 बजे कभी भी मिल सकती है वो, ठीक है। तो उसकी टाइमिंग मैं पहले से बता दूंगा कि हाँ उसमें एक नोटिफिकेशन डाल दूंगा मैं ऐप में, तो एक कम्युनिटी पोस्ट कर दिया करूँगा कि हाँ क्लास 12 की क्लास इतने बजे होने वाली है, ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो अब क्लासेस बेटा थोड़ा सा लंबी होंगी, इसलिए पेशेंस बना के रखिएगा। आज की क्लास को थोड़ा सा छोटा रखते हैं क्योंकि अभी दिक्कत थोड़ा सा ज़्यादा है लाइटिंग वगैरह की, तो हम रात में उसको कल कंक्लूड करके किसी भी तरीके से आपको मॉर्निंग में आपको एक बढ़िया क्लास प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जिसमें हम 1 से 1.5 घंटे क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। और जल्दी से जल्दी बेटा सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि दिक्कतें हैं, आप सबको पता है, हमको भी यार, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं फरवरी में हैं, और फिर आपका नीट वगैरह के प्रिपरेशन के लिए आपको रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू लगाए जाएंगे बहुत सारे। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका है ना कि आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट बेस आप उस पर एमसीक्यू लगाइए, या फिर अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स में हैं तो कॉन्सेप्ट बेस बेटा आप क्वेश्चन देख के उसकी थ्योरी लिखने का प्रयास करिए। चीज़ों को आप अपने आप नहीं करेंगे ना तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं आपको सिखाने की, और आप भी अच्छे से मन लगा के पढ़िए बेटा, अच्छे से सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपना दूसरा बेसिक टर्म, जिसका नाम है बेटा बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन।
क्या है, बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, डायरेक्शनल का मतलब होता है डायरेक्शन में। तो डीएनए का रेप्लिकेशन में दोनों डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान से सुने, मेरे पास क्या है, एक डीएनए है, ये ऐसा डीएनए है। ठीक, अभी सीधा सीधा था, अब डीएनए को हमने क्या किया है, लिटा दिया है। ये क्या है बेटा, एक डीएनए है। अब इस डीएनए का ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका क्या करना है बेटा, इसका हमको करना है रेप्लिकेशन। इसका क्या करना है सर, इसका करना है रेप्लिकेशन। तो बेटा रेप्लिकेशन करने के लिए डीएनए में एक पॉइंट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बेटा रेप्लिकेशन पॉइंट या फिर ओरिजिन पॉइंट्स। ठीक, तो इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। चलो सेंटर से, क्या मान लो ये यहाँ पर था, तो इस पार्ट से हमने क्या किया, डीएनए को ओपन कर लिया। डीएनए को ओपन करते हैं कुछ ऐसे, यहाँ से क्या कर लिया बेटा, ऐसे ओपन कर लिया। ठीक, पूरा डीएनए एक साथ ओपन नहीं होता बेटा, जैसे जैसे रेप्लिकेशन होता जाता है वैसे वैसे डीएनए क्या होता जाता है, आगे की तरफ ओपन होता जाता है, पीछे की तरफ फिर से उसमें रिकॉइलिंग होती जाती है। ठीक है, तो डीएनए को कर लिया ओपन, और ये क्या है बेटा, इसका बीच वाला पॉइंट है। ठीक है, डीएनए को जब आप सेंटर से ओपन करते हो, व्हेन डीएनए इज ओपन थ्रू सेंटर, तो फ्रॉम द सेंटर डीएनए रेप्लिकेशन हैपेंस इन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में होगा। यहाँ से बेटा डीएनए रेप्लिकेशन इस दिशा में भी चलेगा, यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन इस दिशा में भी चलेगा। कैसे चलेगा, नया स्ट्रैंड बनेगा बेटा। तो नया स्ट्रैंड कैसे बनेगा बेटा, नया स्ट्रैंड बनेगा ऐसे ऐसे, इस पर भी एक नया स्ट्रैंड बनना चालू हो जाएगा, इस पर भी क्या होगा, एक नया स्ट्रैंड बनना चालू होगा, इस पर भी क्या होगा, एक नया स्ट्रैंड बनना चालू होगा, इस पर भी क्या होगा बेटा, एक नया स्ट्रैंड बनना ऐसे चालू होगा। तो देखो हो क्या रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेंटर पॉइंट के दोनों ओर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इतनी छोटी सी बात लिखना चाहते हैं कि व्हाट इज द बाई डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन, व्हेन डीएनए इज ओपन फ्रॉम द सेंटर, व्हेन डीएनए इज ओपन फ्रॉम द सेंटर द रेप्लिकेशन प्रोसेस अकर्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द सेंटर। देखो दोनों साइड में हो रही है रेप्लिकेशन की प्रोसेस, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन डीएनए इज ओपन फ्रॉम द सेंटर, from the center, then process of replication, then process of replication occurs on both side। ठीक है, तो क्या हो रही है बेटा, दोनों साइड, ये सेंटर पॉइंट के दोनों साइड क्या हो रही है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई बेटा। अब एक छोटा सा डिफरेंस लिख लेते हैं बेटा, क्या छोटा सा डिफरेंस लिख लेते हैं बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन में और डीएनए डुप्लीकेशन में। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DNA replication, what is the difference between DNA replication and DNA duplication? and DNA duplication। ठीक है, तो डीएनए का रेप्लिकेशन क्या है, व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन, मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए, यानी एक डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनाने के प्रोसेस को आप क्या कहते हो, डीएनए रेप्लिकेशन कहते हो। तो क्या लिखेंगे बेटा, मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ, मेकिंग एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए इज called replication। ठीक है, ठीक है। अब एक सेल के अंदर जितना डीएनए होता है, ठीक है, तो डीएनए के अमाउंट को डबल करना, यानी जितना डीएनए है उस टोटल डीएनए के अमाउंट को डबल करने की प्रोसेस को क्या है, डीएनए डुप्लीकेशन है। अब बेटा डीएनए की टोटल जितनी अमाउंट थी उसकी डबल अमाउंट बनानी है, तो उस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। डीएनए को डबल करने की प्रोसेस क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, डबलिंग ऑफ
टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए। भाई डीएनए को डबल कैसे करोगे, वो करते हैं रिप्लिकेशन के थ्रू। तो डबलिंग ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन is called DNA डुप्लीकेशन। आई होप बात समझ आई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात बेटा क्लियर हो गई है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए डुप्लीकेशन। इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हम लोग चलते हैं फिर सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की ओर, कि कैसे ये प्रूव हुआ कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, हाउ एक्सपेरिमेंटली इट वाज प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी नए बने डीएनए में एक स्टैंड पुराना होता है और एक स्टैंड नया होता है। ठीक है, तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा। चलो बेटा, अब आगे देखने की कोशिश करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसके कॉन्टेक्स्ट में, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, तो फटाक से इसको हम रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक मिनट, चलिए यहाँ पर लिखते हैं बेटा एक छोटी सी हेडिंग, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एनसीईआरटी की आपकी हेडिंग है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। किस बात के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल किस बात के लिए है, कि ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है, ये डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली कैसा होता है बेटा, ये एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये बात कैसे प्रूव करनी है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करनी है, कौन करेगा बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, व्हेन 1953 में क्या हुआ, वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया बेटा, वॉटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल, डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल। और इस मॉडल को देते टाइम पर ही ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, सोचा था बेटा। तो उन्होंने उस टाइम पर ही कुछ प्रेडिक्शन करी थी डीएनए के रेप्लिकेशन की, किस प्रकार होने की, सेमी कंजर्वेटिव होने की। ठीक है, तो आफ्टर वॉटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर मॉडल, वॉटसन और क्रिक ने इस बात का भी प्रेडिक्शन किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन का पॉसिबल मोड क्या हो सकता है, यानी किस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात हम लिख सकते हैं कि वॉटसन एंड क्रिक also predicted the possible mode of DNA replication, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होगा, इस बात की एक पॉसिबिलिटी उन्होंने उसी टाइम पर बता दी कि हाँ ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन इस तरीके का होगा। उन्होंने भी प्रेडिक्ट किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा हो सकता है, इट में भी सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होना है, सेमी कंजर्वेटिव होना है। ठीक है, देखिए इस बात का जो सॉलिड प्रूफ आया ना, वो आया 1958 में। तो टाइम क्या था बेटा, इन 1958, बेटा टाइम आप याद रखेंगे। ठीक, तो इन 1958 इट वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव।
1958 में ये बात क्लियरली सिद्ध हुई कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो इट वॉज प्रूवन proved that DNA replication is सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, तो किसने प्रूव किया, तो एट फर्स्ट in 1958 Meselson and Stahl proved DNA replication is semi conservative। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक बात कही कि 1958 में, बेटा मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेंशन है ये, 1958 में डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव हुआ। कैसे डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव हुआ बेटा, एक ही बात को बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि याद हो जाए आपको। डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव हुआ कैसा, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, किसने प्रूव किया, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किया। ठीक है, तो फर्स्ट प्रूवन कहाँ हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, सबसे पहले कहाँ प्रूव हुआ था, फर्स्ट प्रूवन इन डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। ये बात सबसे पहले कहाँ प्रूव हुई, सबसे पहले प्रूव हुई बेटा इन ई कोलाई बैक्टीरिया, देन प्लांट्स में, देन इन प्लांट्स एंड देन इन एनिमल में भी कहाँ पर हुई बेटा, ह्यूमंस में हुई। ठीक है, कहाँ पर हुई होगी, ह्यूमन में ह्यूमन सेल को कल्चर करके किया गया होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा, सीक्वेंस आपको याद रखना है कि 1958 में जब ये बात प्रूव हुई कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो सबसे पहले कहाँ प्रूव हुई, सबसे पहले प्रूव हुई बेटा वो ई कोलाई बैक्टीरिया में। जो आपको सीक्वेंस याद रखना है वो ये है, फर्स्ट प्रूवन इन ई कोलाई बैक्टीरिया, देन प्रूवन इन प्लांट्स एंड देन प्रूवन इन एनिमल्स, स्पेशली इन ह्यूमन, और ह्यूमन के सेल को कल्चर किया गया होगा बेटा, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रूव हुई होंगी। तो फर्स्ट प्रूव कहाँ पर आया बेटा, किसने किया था 1958 में मेसेल्सन एंड स्टाहल ने। ठीक है, इन्होंने जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन प्रूव किया, तो यहाँ पर लिख लो इन ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इन्होंने सबसे पहले जो किया था ना, ये किसने किया था, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने किया था इन ई कोलाई बैक्टीरिया। फिर इनके कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ और भी हुआ था बेटा, कुछ और क्या हुआ था वो भी देखता हूँ, पहले आप इसमें समझ लीजिए। इन 1958 मेसेल्सन एंड स्टाहल प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन ई कोलाई बैक्टीरिया। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। ठीक है, तो इन्होंने जब ई कोलाई बैक्टीरिया को प्रूव किया होगा, तो इन्होंने क्या इस्तेमाल किया था, बाय यूजिंग नाइट्रोजन। इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया था। कौन से नाइट्रोजन का, एक थी N14 और एक थी बेटा N15। N15 इज़ ए हैवी नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ हैवी एटॉमिक वेट, हैवी नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें N14 इस्तेमाल किया था बेटा, इसमें क्या इस्तेमाल किया था इन्होंने, N15 इस्तेमाल किया था, जिसका मॉलिकुलर वेट क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो बेटा। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई हो तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर प्लांट्स में क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम। यहाँ पर थोड़ा सा रफ करता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ एक साइंटिस्ट नेम टेलर नाम के एक साइंटिस्ट थे। टेलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, proved
सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन इन प्लांट्स। ठीक है, किस प्लांट्स में किया था बेटा? तो उन्होंने किया था बेटा फाबा बीम में। फाबा बीम एक प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम विक्सिया फाबा होता है। ठीक है, कहाँ पर किया था? फाबा बीम में किया था, साइंटिफिक नेम विक्सिया फाबा। इन्होंने क्या यूज़ किया था? बाय यूजिंग थाइमिडीन। क्या इस्तेमाल किया था बेटा? थाइमिडीन इस्तेमाल किया। थाइमिडीन में क्या यूज़ किया? इन्होंने यूज़ किया था बेटा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आइसोटोप। इन्होंने क्या किया बेटा? हाइड्रोजन के आइसोटोप यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक का उपयोग किया था। ठीक है, कौन सा समस्थानिक का उपयोग किया था? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1S2 एंड 1S3। 1H1 प्रोटियम, 1S2 ड्यूटेरियम, 1S3 ट्राइटियम। ठीक है, तो इन्होंने किसका इस्तेमाल किया था? बाय यूजिंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H3। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है बेटा? ट्राइटियम कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के और दो हैं जो 1H1 एंड 1S2, इसको प्रोटियम कहा जाता है, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है। ठीक है बेटा, 1S3 इसमें बेटा इसके जो नाभिक होता है यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है बेटा? ये 1S3 है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्लास लंबी हो जा रही है, थोड़ा सा इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि मेसेल्सन एंड स्टाहल ने कैसे प्रूव किया कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसे ये बात को प्रूव किया? इसका इस्तेमाल करके, नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके, किसमें? ई कोलाई बैक्टीरिया में। ये हम लोग अगली क्लास में देखने वाले हैं। और अगली क्लास में बेटा हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी प्रोसेस करने वाले हैं, भले वो क्लास 1 से 1.5 घंटे की हो जाए, चलेगा ये बात। ठीक है, अब ये क्लास बेटा हो सकता है आपको मॉर्निंग में मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कल इवनिंग में मिल जाए बेटा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सिलेबस ना दिसंबर तक किसी भी हाल में ख़त्म होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है।